इंडिया कैसे अटैक कर सकती है पाकिस्तान? लड़ाई है, अगर लड़ाई होनी है तो प्रिपरेशन के साथ होनी है। लोकल्स क्यों सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को? बंदूक उनके ऊपर तनी हुई है, वो क्या करेंगे? बट ऐसे सिचुएशंस में जो कॉमन पीपल हैं पिसते हैं, थोड़ा बहुत पिसते हैं। अपनी इंडियन आर्मी ह्यूमन राइट बहुत कम करती है। कभी वो फंस गया किसी घर में, है ना, तो अब आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। जैसे पुलवामा अटैक हुआ, अभी पहलगाम हुआ, वो किसी अटैक के बाद ही हम क्यों रिटेलिएट करते हैं? Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. और अपन लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपन फर्स्ट स्ट्राइक कभी नहीं करते, तो रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा आपको। ऑपरेशन जो आपको लगता है कि ये बहुत थ्रिलिंग भी था। उनका फर्स्ट फायर जब आया तो इट हिट वन ऑफ माय हवलदार, उसकी चेस्ट पे लगा। वो ऐसे हाइड आउट में थे, आप जो भी फायरिंग कर रहे थे उनके ऊपर से जा रहा था। सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कर्नल राहुल चंद्र जी से, जिन्होंने 34 साल अपनी जिंदगी के इंडियन आर्मी को दिए हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया, जो वॉर्स होती हैं, बॉर्डर्स पे क्या सिचुएशन होती है, और करंट सिचुएशन जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही है, भले वो रिलेटेड टू सीज फायर हो या फिर हम पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, जब चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है हम तब रिटेलिएट क्यों करते हैं। तो ये सारे डिस्कशंस को सुनने में आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। सो वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। So hi, welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and एक और पॉडकास्ट के साथ हम आपके सामने हैं। ये पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं कर्नल राहुल चंद्र जी, राइट? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टाइम फॉर अस। मैं ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट ले चुकी हूँ एंड दोनों पॉडकास्ट लेते टाइम आई वाज लाइक थ्रिल्ड बिकॉज अगर हम एज सिविलियन बात करें तो वो एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें हमें उतना नहीं नॉलेज होता है। And I think आपने almost 34, अभी हम ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशन हो रही थी, 37 years you were there in Indian Army. तो questions तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें जानी है, but we'll start आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? What made you think आपको इंडियन आर्मी में जाना है? देखो अर्शी, आई एम कर्नल राहुल चंद्रा, बेसिकली बिलोंग टू भोपाल, born in Gwalior and non डिफेंस बैकग्राउंड फैमिली से हूँ। सो मैं डॉक्टर्स फैमिली का हूँ। मेरे फादर, मदर, सिस्टर्स मैक्सिमम आर डॉक्टर्स एंड डिड स्कूलिंग फ्रॉम सेंट्रल स्कूल भोपाल एंड डिड कॉलेज फ्रॉम MVM कॉलेज भोपाल एंड बेसिकली द NCC part in JD also, when in the school in the Kendriya Vidyalaya, when we were there, the air wing was there, we were there in the air wing. Then in the college MVM we had NCC also there. So, but the motivating factor to join the armed forces was one of my friends' father, Wing Commander RK Sinha, late now, and a gallantry soldier, was a helicopter pilot. He motivated us all. And that was the place where we got to learn that armed forces में जाना कैसे. And then we all, most of our friends, all are in the Army, Navy and Air Force. And his son is in the Merchant Navy. Okay. So that is where we tell you that people say, the man is known by the company he keeps and books he reads. So for youngsters, all youngsters, you should have a company which will give you growth. So my example, because we were also the same as you are all, like college boys, girls, having a lot of time, but aim was not clear. That is where हमारे कमांडर साहब, विंग कमांडर साहब ने हम लोग का एम दिखाया और हम लोग का पोटेंशियल को जज किया and he motivated us and we are all in the armed forces. तो जब हम आपकी पूरी फैमिली में सब डॉक्टर्स, तो प्रेशर तो काफी रहता है कि नहीं, यू हैव टू गो। उस टाइम पे तो इतना सोशल मीडिया भी नहीं था कि यू कैन go on your own when it comes to your dreams and everything. So was it difficult for you to convince your family कि आपको आर्मी में? 4 बहनों के बाद भाई हुआ था, तो थोड़ा बिगड़ा हुआ था। मेरी ट्विन सिस्टर है जो बहुत बड़ी डॉक्टर है, डॉक्टर डॉली चंद्रा, माधवी चंद्रा। बाय फादर डॉक्टर हिरेश चंद्रा, रिनाउंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जिनने भोपाल में ये डिपार्टमेंट बनाया था। सो प्रेशर वाज ऑन एंड PMT दिया था, हमने भी दिया था, और 10 दिन के अंदर
जो भी पढ़ाई की थी उससे 164 नंबर आए थे, जिसमें 2 सब्जेक्ट में फेल थे. सो इट डजंट मैटर. एंड माँ बाप के ड्रीम्स को भी फुलफिल एंड एम पूरा किया था, कोशिश. बट इट वॉज नॉट इन माई इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक. एंड द पोटेंशियल, वी यूज्ड टू जज आवर पोटेंशियल, कि हमें मालूम था कि हमारा क्या लेवल है और हम किस लेवल पे काम कर सकते हैं, और उस लेवल से हम लोग काम करके सक्सेस पाने के लिए आगे बढ़े थे. तो डॉक्टर वॉज नॉट माई फील्ड. तो शुरू से लगता नहीं था कि हम डॉक्टर बन सकते, क्योंकि बहुत पढ़ाई थी और बहुत हार्डवर्क है उधर, अलग टाइप का. जब फौज में हार्डवर्क की कोई कमी नहीं है. फौज के आर्मी ऑफिसर बनता ही डायनेमिक फैक्टर से. पढ़ाई है बट डायनेमिक फैक्टर बहुत ज्यादा है. सर उस टाइम पे अगर किसी को आर्मी में जाना होता था तो क्या प्रोसेस क्या होता था? प्रोसेस सीडीएस था, जो आज भी है. एफकैट था, जो एयरफोर्स में एंट्री ग्रेजुएशन के बाद होती थी, जो फर्स्ट क्लास डिवीजन आनी चाहिए थी. और नेवी में भी एग्जाम होता था तो सीडीएस का. तो अगर आप ओटीए जाना होता था तो आपका मैथ्स नहीं होता था, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होती थी. और अगर सीडीएस और नेवल में जाना होता था, एयरफोर्स में जाना होता था, तो मैथ्स आपको कंपलसरी था. सो इनिशियल डेज कैसे थे आपके? इनिशियल डेज हम लोगों को बहुत इजी लगा था. ट्रेनिंग जो आईएमए में हमारी 1.5 साल की ट्रेनिंग थी, बिकॉज फिजिकली फिट रहते थे. हम लोग के घर में सरकारी गाड़ी होती थी, हम लोग कभी यूज नहीं करते थे. साइकिल वॉज द मैक्सिमम, और पैदल 11 नंबर पे चलते थे. सो फिजिकल ऐसा कोई काम नहीं होता था जो हम लोग नहीं करते थे. पेड़ पे चढ़ना, खेलना. आई वॉज इन द क्रिकेट सर्विसेज टीम, जो यूनिवर्सिटी टीम. आई वॉज अ गुड स्विमर. सो ये फिजिकल पार्ट इन आईएमए ट्रेनिंग वॉज नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत भी नहीं हुई हमें. बट आज के बच्चों को यस, ये दिक्कत है, बिकॉज फिजिकल पार्ट में वो लोग बिल्कुल वीक हैं. हम लोग के पास तो बहुत टाइम होता था. वो लास्ट होता था 8:45 बजे की न्यूज, उसके बाद एक हवा महल आता था और 2-3 ऐसे प्रोग्राम आते थे. उस समय तक नींद हो जाती. सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते थे. आप लोग रात भर पढ़ते हो और सुबह सोते हो आप लोग. सो दैट एक्टिविटी में हम लोग बहुत आगे. तो ट्रेनिंग में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं की. मेरे ऑल फ्रेंड्स. एंड आपने ज्वाइन एज सेकंड लेफ्टिनेंट किया. हम लोगों के रैंक स्ट्रक्चर पहले सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता था, बट आजकल लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल. तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहली पोस्टिंग पठानकोट, मामून एक नाम की जगह थी, जो पंजाब बॉर्डर पे इंटरनेशनल बॉर्डर से 30-40 किलोमीटर क्रॉस है. एंड वहाँ थी. मैं आर्टिलरी यूनिट का हूँ, जो मीडियम गन्स चलाते हैं ना, जैसे आप बफोस सुना होगा, वो हम लोग की गन है. 155 हम लोग के समय 130 mm मोटर होती थी, एंड उसको फिर 130 को सोल्टम में कन्वर्ट कर दिया, अब 55 हो गया. एंड उसके बाद फिर ये जर्नी कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही. ऐसे पोस्टिंग हम लोग की 2-2, 3-3 साल. पहले तो यूनिट के साथ जाते हैं हम लोग, जो हमारी प्योर यूनिट है, तो यूनिट के साथ जाते थे. फिर उसके बाद आप 3-3 साल की पोस्टिंग्स होती हैं, तो स्टाफ में भी मिलता है आपको. और तो मैं उसके बाद अखनूर गया, फिर नागालैंड गया. नागालैंड में 3.5 साल असम राइफल्स के साथ रहा डेपुटेशन में. फिर मैं वापस बीकानेर यूनिट में आया. फिर मेरा एक जीटीओ कोर्स आया, जो सिलेक्शन सेंटर में मेंबर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स को सिलेक्ट करते हैं. तो वन ऑफ द मेंबर्स मैं उसमें बना. फिर भोपाल पोस्टिंग हुई मेरी, जो मैं ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है. 3 लोग टेस्टिंग करते हैं एसएसबी में, जो ऑफिसर्स के लिए. उसमें से एक जीटीओ रहता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट होता है. तो हम जीटीओ थे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. और फिर 96 से 99 तक ये किया. फिर हम ऑपराक्रम में जोड़ियाँ गए, फिर अनदर फील्ड यूनिट में गए. तो आर्टिलरी में भी 3 सेगमेंट्स हैं, लाइट रेजिमेंट, फील्ड एंड मीडियम. तो देन फील्ड में गए. फिर वहाँ से फिर मैं बैंगलोर गया सिलेक्शन सेंटर में एज अ मेंबर. एंड देन फिर जीटीओ का काम खत्म हो गया. देन आई वेंट फॉर 2IC एज इन माय यूनिट, पंजगांव में, कुपवाड़ा के पास. फिर कमांड की कुपवाड़ा में 3 साल 9 महीने. और उसके बाद हम ग्रुप कमांडर एनसीसी भी मैंने किया भोपाल में. सो ऐसे करते हुए जर्नी. फिर लास्ट में सीएमपी, जो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस होता है, प्रोवोस्ट मार्शल्स होते हैं, उसकी 2 यूनिट कमांड करके और एक भी एम्प्लॉयमेंट, टोटल 34 इयर्स की सर्विस करके आउट हुआ हूँ. सर आपने जम्मू एंड कश्मीर में भी सर्व किया है ILTTH पे. क्या एक्सपीरियंस वहाँ आपका रहा स्पेशली? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. बहुत टफ लाइफ है वहाँ.
आपको सबसे बड़ी बात है आपकी ट्रेनिंग और आपका मोटिवेशन हर जवान का अपमोस्ट रहना चाहिए, बिकॉज मेडिकल फिटनेस उनकी सबसे अच्छी होती है। तो जितने लो मेडिकल कैटेगरीज रहते हैं ये हाई एल्टीट्यूड में नहीं जाते, ये लोग ट्रेनिंग रेजिमेंट्स में चले जाते हैं या सेंटर्स में चले जाते हैं, और बाकी जो फिट फॉर बॉयज एंड जो हमारे मेन और ऑफिसर्स हैं वही हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। तो हाई एल्टीट्यूड में सबसे बड़ा होता है मेंटल टफनेस, और तो उनके साथ उनकी ट्रेनिंग। मेंटल टफनेस में आपका आ जाता है जो आप अपने आप को बिजी रखो। सो सबसे इम्पोर्टेंट कि 24 आवर्स बिजी, हर बच्चे को अपना काम आना चाहिए। एंड बिकॉज नेचर के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो, 6 मंथ्स वहां बर्फ में अंदर रहते हो, आपको बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, लाइट नहीं रहती थी जनरेटर्स पे, और नॉर्मल लाइट के बैटरी सिस्टम में आप लोग सर्वाइव करते हो। प्लस वहाँ एलसी के ऊपर से लाइन ऑफ कंट्रोल के हम लोग ऊपर से हमारी बैटरीज एंड ऑल, सो वी हैव टू बी अलर्ट ऑल्सो। और आजकल बहुत सर्विलेंस के इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिससे आपको बहुत दूर से अगर कोई इंट्रूडर आता है तो दिख जाता है। तो बहुत कंफर्टेबल, हम बहुत ओजी बोलते हैं ना, ऑलिव ग्रीन, बहुत स्ट्रिक्ट था मैं अपने यूनिट में, जो कि उसका फायदा ये हुआ कि जब मैं 3 साल 9 महीने जब नीचे आया तो आई डेंट हैव एनी कैजुअलिटी, कोई कैजुअलिटी नहीं थी मेरी, ना किसी को चोट लगी थी, और एक भी बंदा मेडिकल इमरजेंसी के कारण भी, वेदर्स के कारण भी किसी को चोट नहीं लगी थी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दिक्कत होती है, लॉजिस्टिक्स सप्लाई बहुत दिक्कत है वहाँ, आपको 6 महीने का राशन स्टॉक करना पड़ता है, विंटर स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, और फिर वो रोटेट भी करना पड़ता है, सेम एम्युनिशन को भी हमें रोटेट करना पड़ता है। सो हाई एल्टीट्यूड पोस्टिंग प्लस हाई एल्टीट्यूड में जवानों के साथ रहना एक डिफरेंट एक्सपोजर है, फायदे भी हैं। वहाँ फैमिली बहुत कम समय के लिए थोड़ा थोड़ा अलाउ करते हैं लाने के लिए, तो एक पार्ट है, पर वो फैमिलीज को फिर हम उनके घरों पे लुक आफ्टर करना पड़ता था। कोशिश करते थे कि पूरे 90 डेज लीव देने की कोशिश करता था अपने जवानों को, ऑफिसर्स नहीं ले पाते पर जवानों को कोशिश करता था लेने की। तो मैन में ये इश्यूज है, बट आर्मी एज अ होल का एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स बैकअप बहुत है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्ड भी आपने आपका सीवी भी हाँ। गो थ्रू करी थी, राइट? तो कितना डिफिकल्ट होता है if you talk about logistic, जैसे आपने बताया 6 महीने स्टोर करना पड़ता है और उस जगह तक लेकर जाना। ये हम लोगों की पूरी टीम्स होती है, तो आर्मी इज अ फैमिली, इसमें एक यूनिट अकेले सरवाइव नहीं करती, बहुत सारी यूनिट्स हैं जो एक में को सपोर्ट करते हुए वॉर जीतते हैं हम लोग। तो वो में सप्लाई की यूनिट्स अलग है, ऑर्डिनेंस जो क्लोथिंग एंड ऑल इशू करती है वो अलग है, हम लोग का जो मेंटेनेंस है वो ईएमई बटालियन देखती हैं, जो मैकेनिकली फिट कितनी आपकी गाड़ी, गन्स, इक्विपमेंट। मेडिकल टीम्स अपनी जो एमएच होता है वो अपना मेडिकल फिटनेस देखती है। तो ओवरऑल आर्मी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है एज अ फैमिली, इंफ्रास्ट्रक्चर, everywhere we have infrastructure and manpower to look after each other, and that is why you can survive these places without any problem. Only you should be physically and mentally fit, healthy to live into that high altitude, because anything 9,000 and above requires हम लोग को एक्लिमेटाइजेशन भी करना पड़ता है, तो 6-7 दिन का हर हाइट पे हम लोग को उनको देना पड़ता है टाइम टू बॉडी टू एडजस्ट टू दैट हाइट। तो उसके लिए रूटीन है, SOPs हैं विच वी फॉलो, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दोस SOPs। अगर किसी को कुछ दिक्कत भी आती है तो वी डोंट फोर्स पीपल अराउंड। सर एक और चीज, अभी रिसेंटली जब मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था वहां पे डिस्कशन में ये था कि जो आर्मी में लोग होते हैं, फिजिकल फिटनेस तो सिंस वेरी इनिशियल दे आर लाइक वर्किंग ऑन इट, बट एक चीज होती है जो हमेशा मिस आउट हो जाती है, दैट इज, जैसे आपने बोला, माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट माइंड। आप सब पूरी बॉडी परफॉर्म कर रही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज कैसे रहते हैं जो देखो आर्शी, जो ऑफिसर्स का है कंप्लीट सिलेक्शन ही हमारा साइकोलॉजिकल बेस्ड टेस्टिंग पे है। जो मैंने आपको GTO इंटरव्यूइंग ऑफिसर साइकोलॉजी बताया था, हर टेस्ट में साइकोलॉजिकल थियरीज और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगे हैं आपको सिलेक्ट करने में। तो उसमें मेंटल, फिजिकल स्टेमिना, डायनेमिक फैक्टर जो मैंने बोला था, क्वालिटीज जो 15 क्वालिटीज, उसमें कंप्लीट आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करके ही हम लेते हैं। उसलिए अ बॉय और अ गर्ल इन द आर्म फोर्सेस एज एन ऑफिसर
can be from 50% to 90%. But she should be psychologically fit to serve the country as armed forces officer with these ये qualities को देखते हुए। जहाँ तक जवान और जेसीओस का सवाल है, वो लोग फिजिकली बहुत फिट होते हैं और यूनिट का जो स्ट्रेंथ होती है वो यूनिट की इज्जत की बात होती है। तो जब यूनिट की इज्जत की बात आती है, इट विल गिव मी गूज बम्प्स, एकदम जब यूनिट की बात होती है तो आपके फिर उसके आगे कोई चीज नहीं रुकती। एंड प्योर यूनिट्स में तो कोई चांस ही नहीं है। आप सबसे पहले अपनी यूनिट के लिए लड़ते हो, फिर अपने वो ब्रिगेड, डिव, कमांड, फिर अपनी कंट्री। तो मातृभूमि भी साथ साथ, पर अपनी यूनिट की इज्जत सबसे पहले, बिकॉज अल्टीमेटली देखो यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लाइफ, और वो लाइफ के लिए कोई सोचते ही नहीं। एक बार जो वर्दी पहन ली ना, कॉम्बैट ड्रेस विद AK-47 और एनी वेपन विच यू हैव इन योर, जो भी आपको ऑथराइज है, उसके बाद कोई चांस नहीं है आपको, कोई चांस नहीं है कि आपको कोई डर दिमाग में जवान के, जेसीओस के, ऑफिसर्स के, किसी के नहीं आता। और हर वॉर में हम लोग ने प्रूव किया है। जैसे अभी कल परसों में एक ब्रॉडकास्ट में देख रहा था, तो बलूचिस्तान का लीडर चीफ साहब को समझा रहा था, आर्मी के चीफ पाकिस्तान के, कि आप बांग्लादेश में सफर करके आए जिसमें 90,000 से ज्यादा लोग आपने सरेंडर किए थे। आप कारगिल में अपने ऑफिसर्स को आपने डेड बॉडी नहीं ली उनकी। कारगिल वॉर में हम लोग ने उनको लास्ट राइट देके सलाम करके उनको लास्ट क्रिमिनेशन किया उनका, तो वो उनको समझा रहे थे। तो इस मामले में हम पीछे नहीं रहते। हमारा एक जवान अगर है उसके लिए हम जान देने को तैयार। सर, कश्मीर में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते थे? और अभी भी जैसे पहलगाम के बाद काफी ज्यादा पूरी कंट्री में सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके बहुत सारे कंसर्न्स रेज हुए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? पहलगाम इज अ फ्रीक इंसिडेंट। अपनी कंट्री की बाउंड्री बहुत बड़ी है, 800-900 किलोमीटर लंबी एलसी है अपनी, और इट इज बहुत डिफिकल्ट है कि अगर अपना ह्यूमन सपोर्ट अगर लोकल्स का नहीं है, और अगर थोड़ा भी कहीं इंट्रूडर्स अंदर आ जाते हैं अपने लोकल्स के साथ, तो बहुत डिफिकल्ट है कि इतना बड़ा एरिया को संभालना। बट जहाँ तक है अपनी कंट्री का सवाल है, हमने कोशिश की है कि हर जगह सिक्योरिटी लेनी। और ये जो पार्ट जहाँ पहलगाम का हुआ, तो वहाँ तो वैसे भी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, वो पूरा कवर होता है सिक्योरिटी से। और इन लोग ने सर्वे करके स्ट्राइक किया, मालूम नहीं वहाँ क्या, कहाँ सिक्योरिटी लीक हुई है या कहाँ दिक्कत आई है, क्या लोकल्स का सपोर्ट था, वो नहीं मालूम। बट जो ऑपरेशंस होते हैं वो हर सेक्शन लेवल से शुरू होते हैं। एक सेक्शन फिर प्लेटून में कन्वर्ट होता है, प्लेटून एक कंपनी में कन्वर्ट होती है, कंपनी एक बटालियन में कन्वर्ट होती है, बटालियन एक ब्रिगेड में कन्वर्ट होती है, ब्रिगेड डिव में कन्वर्ट होती है, और कमांड में। तो हर बंदे का अपना काम है। वैसे ही जब इन्फेंट्री को सपोर्ट करते हैं हाई एल्टीट्यूड में, जैसे आर्मर्ड भी है आजकल, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री प्लेन्स और आर्मर्ड प्लेन्स के लिए होती है, पर आजकल हाई एल्टीट्यूड में भी हम लोग डायरेक्ट शूटिंग में कर रखा है। फिर आर्टिलरी है, फिर एयरफोर्स का सपोर्ट है, इधर से नेवी का सपोर्ट है। तो ऑपरेशनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टम से करते हैं। उसलिए आजकल CDS अपॉइंट हो गया है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को तीनों को वो इंटीग्रल करके अपनी लड़ाई लड़े। तो ऑपरेशन तो बिल्कुल प्लान स्ट्रैटेजिक वे में होते हैं, हर बंदे का अपना काम है और सोल्यूशन आपको दिखेगा। ये लोकल्स क्यों सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को? बिकॉज उनका तो पूरा जितना लोकल्स के पास कोई चॉइस नहीं है, लोकल्स के पास कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज बंदूक उनके ऊपर तनी हुई है, तो क्या करेंगे बेचारे। अल्टीमेटली लाइफ, बच्चे, फैमिलीज को सब अपना बचाना चाहते हैं, और पहाड़ों पे अलग अलग कोनों में रहते हैं लोग, 4-4, 5-5 घर होते हैं, 6 घर होते हैं, और वो इंट्रूड करके अगर वहाँ आ जाते हैं, जब तक आर्मी और पुलिस पहुँचेगी वहाँ, जब तक, और फिर बकरवाल्स होते हैं, लोग बाग अपनी खेती करने पहाड़ों पे जाते हैं, तो कभी ना कभी तो अकेले रहना ही पड़ेगा उनको। तो थोड़ा बहुत हाँ, पर आजकल फॉर लास्ट 5-7 ईयर्स जब आर्टिकल 370 निकला है, लोकल्स का बहुत सपोर्ट हो गया, एंड अब वो डर धीरे धीरे उनका खत्म होते चले जा रहा है, और जिससे इंडिया को फायदा होगा।
आपके टेन्योर में आपने ऐसा कोई हम लोग के टेन्योर में ज्यादा था सीआई और एलसी पे इनका इंट्रूडर। अभी जो पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट आते हैं वो जैसी बर्फ पिघलती है और बर्फ गिरने के बीच में इनके पास यही एक पॉकेट ऑफ विंडो है जिसमें से वो घुसे, और हर साल कोशिश किया जाता है वो लोग घुसने का। तो व्हाट आर दीज टेररिस्ट? एक तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो है नहीं वो लोग, जिनको स्पॉन्सर किया जा रहा है वो या तो क्रिमिनल्स हैं, या अगर किसी कॉज के लिए भी कर रहे हैं तो वो कॉज डेथ कोई नहीं लेना चाहता। मोस्ट ऑफ देम आर ड्रग्स के अंदर इन्फ्लुएंस में है, या किसी रिलीजन के बेसिस पे एक टेररिस्ट बनता है, और उनकी कोई लाइफ नहीं होती है। 1 दिन से 2 साल मैक्सिमम, मरना तो है ही उसको, 1 दिन की लाइफ होगी या 2 साल की लाइफ, उस बीच में उसमें खत्म होना ही। तो यहाँ अगर बच के निकल गया तो आगे जाके मरेगा। और हर टायर पे हम लोगों की सिक्योरिटी है, तो जिस सिक्योरिटी को है वो ब्रीच करता भी अगर चला गया किसी के सपोर्ट पे, कहीं ना कहीं आगे जाके, पर वो क्या होता है जब आगे आ जाता है तो कैजुअलिटी, बिकॉज वो अननोन है, हम लोग यूनिफॉर्म में हैं, तो फर्स्ट कैजुअलिटी हम लोग को होती है। इसलिए आपने अब देखते हो ना कि 2 जवान हमारे या एक ऑफिसर हमारा डेथ हो गई, बिकॉज वो फर्स्ट फायर में एक बार आइडेंटिफाई हो गया, फिर तो कोई नहीं छोड़ता फिर उसको। इंडिया कैसे अटैक कर सकती है पाकिस्तान को? इंडिया ने अटैक किया है, 3 बार अटैक किया है, तीनों बार अपन बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। और जो चाइना में अटैक किया था, हमने अनप्रिपेयर्ड गए थे तो हमें बहुत नुकसान हुआ था। और ये जो लड़ाई है, अगर लड़ाई होनी है तो प्रिपरेशन के साथ होनी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी है कि आपने जस्ट स्ट्राइक कर दिया सर। अगर लड़ाई होनी है तो उसकी प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। वॉर हिस्टेरिया क्रिएट होगा अभी, और जब वॉर हिस्टेरिया क्रिएट होगा तो आप सब के एक गाना, अभी जैसे अमिताभ बच्चन ने भी एक रिलीज किया है, ऐसे लता मंगेशकर गाना शुरू कर देते हैं, देशभक्ति गाने, आप सबके बाल वाल सब खड़े होकर रेडी टू वॉर हो जाएंगे। आप लोग भी, हम लोग को नहीं, आप लोग ही हमारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। ये होता है वॉर हिस्टेरिया। तो आप देखिए, तो अगर बाई चांस होती है तो इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है कि डिफिकल्ट टाइम में सब एक हो जाते हैं, और जब एक हो गए तो कोई नहीं सामने आ सकता। इसलिए वी आर वर्ल्ड पावर बनते चले जा रहे हैं। इट इज नॉट वन मैन। प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी होगा, नेक्स्ट टाइम भी होगा, पहले भी थे, बट कंट्री एज अ होल, कभी भी जब इंडिया के अगेंस्ट कुछ होता है तो आप सब एक हो जाओगे। कोई ऐसा टेररिस्ट ऑपरेशन जो आपने हैंडल किया हो, जो आप शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस को? मैं नागालैंड में भी मैंने ऑपरेशंस किए हैं, और जेएनके में तो हम लोग ऑपरेशंस करते ही थे। आर्टिलरी एज अ यूनिट हम लोग को दूसरे रोल दिए जाते थे, रोड ओपनिंग पार्टी, कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, इस टाइप से। और जहां हमारी एलसी पे मेरी यूनिट डिप्लॉय थी, वहां एक ऑपरेशन हुआ था, हम लोगों ने कैच भी लिया था, पकड़े भी थे बंदे, और उनकी कैजुअलिटी भी की थी। नागालैंड में हम लोग सीआई ऑप के, असम राइफल में थे तो सीआई ऑप के ऑपरेशन में उनके 2 अंडरग्राउंड, वहाँ अंडरग्राउंड बोलते हैं, तो अंडरग्राउंड को 2 मारा था, पकड़ा था। तो ये लाइफ चलती रहेगी। और ये जब ऐसे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो दिमाग में क्या चल रहा है? एक ही चीज होती है बस, कोई डर, कोई चीज नहीं होती, सिर्फ यूनिट की इज्जत। और उस समय सिर्फ आपको एक टारगेट दिखता है, वो है आपका या तो टेररिस्ट या अंडरग्राउंड, या बिकॉज अल्टीमेटली जहां तक अंडरग्राउंड का सवाल है वो अपने लोग हैं। तो मैं हर समय बिलीव करता था कि हमें उसको पकड़ना है। जहां तक टेररिस्ट का सवाल है तो उसको तो एलिमिनेट करना है। बट ऐसे सिचुएशंस में जो कॉमन पीपल हैं, जो वहां के रहने वाले हैं, पिसते हैं, थोड़ा बहुत पिसते हैं। अपनी इंडियन आर्मी ह्यूमन राइट बहुत कम करती है, नील के बराबर करती है, नील। बिकॉज बहुत बड़ा ह्यूमन फैक्टर रहता है हमारी इंडियन आर्मी, बहुत ट्रेंड है। किसी के जैसे घरों में भी जाते हैं, सर्च करने भी जाते हैं, हम लोग बहुत कर्टियस। हम हर घर से जब निकलते हैं तो हम उनसे एनओसी लेते हैं कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सो बहुत कर्टियस और बहुत ह्यूमन। कोई ह्यूमन राइट का रेयरली होता होगा जहां ह्यूमन राइट का दिक्कत आती है। और जहां तक टेररिस्ट का सवाल है, लाइव टेररिस्ट मिल जाए तो उसके ह्यूमन राइट का तो फिर सोल्यूशन ही नहीं है।
आप वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे मेंटेन और क्या पनिशमेंट्स होती थी? इंडियन आर्मी तो रूल रेगुलेशन एंड कन्वेंशन से चलती है। आपको जो भी ऑर्डर दिया जाए, आपको जो ट्रेंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रूल्स रेगुलेशन कन्वेंशन जो आर्मी ने बनाए हैं। हम लोग के आर्मी रूल्स अलग हैं, उस पे फौज चलती है और एसओपीज पे चलती है। अगर नहीं चलेंगे तो फिर पाकिस्तान आर्मी हो जाएंगे, हम फिर मुगल आर्मी हो जाएंगे। उसलिए अपनी डेमोक्रेसी में 36 पायदान पे अपन लोग इंडियन चीफ होता है, सीनियरिटी में 36 पायदान पे होता है, तो बहुत नीचे है। उसकी अहमियत डेमोक्रेसी में बहुत कम होती है। तो क्यों कम होती है? बिकॉज अपन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आर्मी का कोई रोल नहीं। आर्मी का रोल सिर्फ जब वो हुक्म देंगे, जब लड़ने का हुक्म। आपने कमांडिंग ऑफिसर का रोल भी प्ले किया है प्रोवोस्ट यूनिट में, राइट? इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगा वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल? देखो 2006 से मैंने सबसे पहले आर्टिलरी कमांड करी अपनी यूनिट को। वो कुपवाड़ा में कमांड की 28 डिव में, हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप कमांडर आया भोपाल एनसीसी में, जिसमें हम खुद कैडेट थे, जिसमें हम खुद अंडर ऑफिसर थे सीनियर डिवीजन में। सबसे बड़ी बात है, मैं तो जो ग्रुप हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल पड़ोस में सरकारी बंगले में रहता हूँ। तो मुझे तो इससे बड़ी खुशी नहीं मिल सकती थी। मैं जहाँ देखता था फौजी जवान और जेसीओज एंड ऑफिसर्स को, वहीं मैं कमांड करने आ गया था। फिर मैंने लास्ट में दोनों जो टेन्योर किए वो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के सीओज किए, एक बीकानेर में, एक सागर में। जो प्रोवोस्ट का काम होता है वो होता है जो सिविल पुलिस का काम होता है, वैसे ही प्रोवोस्ट का भी काम होता है। तो प्रोवोस्ट पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करती है इंडियन आर्मी का, और जो गाड़ी का, ट्रैफिक का, वीआईपी मूवमेंट्स का एंड जवानों का भी। और कोई भी क्राइम होता है तो उसको सॉल्व करने में सिविल पुलिस को असिस्ट करती है। सो वो टेन्योर्स भी बहुत अच्छे थे। रूल रेगुलेशन का वो तो सबको डिसिप्लिन करने के लिए बनाया जाता था। तो दोनों बहुत अच्छे टेन्योर्स थे। अपने एनसीसी, जैसे आपने बताया, आपने भोपाल में जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी को आके कमांड भी किया है। आपने आरडीसी टीम्स फॉर्म की हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आरडीसी टीम्स क्या होती हैं, राइट? रिपब्लिक डे कंटिजेंट अपने एमपी छत्तीसगढ़ का आ जाता है। तो रिपब्लिक डे कंटिजेंट जो एमपी का छत्तीसगढ़ जाता है, सितंबर से कैंप शुरू हो जाते हैं और 26 जनवरी के लिए ये तैयारी की जाती है। परेड, अपना कंटिजेंट ऑफ परेड 100 बच्चों का मार्च करता है राजपथ पे। सो उसकी तैयारी करके अपन यहाँ से भेजते हैं। तो अराउंड 120 के करीब अपने कैडेट्स होते हैं, जो जेडी सीनियर डिवीजन दोनों मिला के होते हैं। और बट ये है कि अपना एमपी एंड छत्तीसगढ़ एक टीम बना के भेजते हैं। तो अराउंड 8 कैंप्स होते हैं, प्री आरडीसी कैंप्स जिनको बोलते हैं, और वो कैंप्स को पूरा का पूरा 8 महीने लग जाते हैं। और जनवरी में करने के बाद भी वो फरवरी में आते हैं। फिर उसके बाद गवर्नर हाउस फंक्शन होता है, सीएम हाउस फंक्शन होता है, फिर उनका फरवरी एंड में जाके वो लोग बच्चे वापस जाते हैं। सो अब वो टीम कैसे बनती है? उसमें आपको कल्चरल इवेंट भी करनी है, परेड भी करनी है, बेस्ट कैडेट के लिए भी फाइट करना है। सो ओवरऑल जब आरडीसी करके बच्चा निकलता है तो एक नियरली रेडी टू गो टू द आर्मी कैडेट हो जाता है। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, और सिलेक्शन भी बहुत टफ है। और अपनी एमपी में तो बहुत कम है इंसेंटिव्स। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कई स्टेट्स में, पंजाब में पीएमटी और पीईटी की सीट्स बच्चों को मिलती है जो आरडीसी करते हैं। सो मोटिवेशन और हाई होता है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट का तो हर जगह कोटा है, बट आरडीसी करने के लिए पर अपने एमपी में क्या इंसेंटिव है कि अपन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में फॉरेन में जा सकते हैं। बच्चे 10 दिन का फॉरेन टूर्स होते हैं, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, उसमें जाते हैं। तो जैसे मैं एक कंटिजेंट को लेके गया था वियतनाम। सो बच्चे 16 बच्चे थे, जिसमें से 10 लड़के थे और 6 लड़कियां थी। पूरा वियतनाम 10 दिन का ट्रिप था उनका। तो एक कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन 2 कंट्रीज, उसको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। एंड जाती हैं 10-12 कंट्रीज में जाते हैं अपन। आप जब सिलेक्शन कमेटी में थे, आपने बोला सिलेक्शन प्रोसेस में भी आप फिजिकल के साथ साथ मेंटल टेस्ट, तो अगर किसी को ज्वाइन करना होता है, प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस बहुत सारी एंट्रीज हैं। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अंडर ग्रेजुएट लेवल, जो 12th का लेवल है।
तो 12th के लेवल में आपका एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो खड़गवासला में पुणे में है। तो उसकी 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ होती है। तो उसके लिए एक यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें अराउंड 400 वैकेंसी होती है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का कंबाइंड टेस्ट होता है और तीनों की ट्रेनिंग भी वहीं होती है एनडीए में। फिर स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए वो एयरफोर्स एकेडमी में जाते हैं हैदराबाद डुंडिगल में, और आर्मी वाले जो होते हैं वो आईएमए में आते हैं, नेवी वाले अजीमला में जाते हैं केरला में। तो टोटल 4 साल की उनकी होती है और वो कमीशन हो जाते हैं। फिर एक आती है अंडर ग्रेजुएट के लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीईएस। वो पहले डायरेक्ट स्कोर के ऊपर ही होती थी, 12th के ऊपर, मार्क्स के ऊपर होता था, बट आजकल जेई एंट्रेंस के मार्क्स के ऊपर आपको कॉल लेटर आता है। तो दो तो अंडर ग्रेजुएट एंट्री की ये स्कीम्स हो गई। सेम फॉर गर्ल्स भी आजकल स्टार्ट हो गई है, एनडीए भी और टीएस भी। नाउ आता है ग्रेजुएट लेवल पे। ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारी एंट्रीज हैं। तो जो यूपीएससी की एंट्रीज है वो सीडीएस और ओटी है। सीडीएस का टेस्ट होता है और एयरफोर्स का एफकैट का टेस्ट होता है। तो ये यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं। बाकी नॉन यूपीएससी में एनसीसी सर्टिफिकेट में आपको डायरेक्ट आता है। टेक्निकल ग्रेजुएट अगर आप हो तो डायरेक्ट आता है आपको कॉल। उसमें जैक ब्रांच वालों को डायरेक्ट कॉल आता है, डेंटल वालों को डायरेक्ट आता है, आरबीसी वालों को डायरेक्ट आता है। तो ये कॉल लेटर्स आपके आते हैं और उसमें जब एक बार कॉल लेटर आएगा तो ये सबको एसएसबी फेस करना होता है। अब एसएसबी क्या है, आप जो पूछना चाह रहे थे। एसएसबी 5 डे का 5 डेज टेस्टिंग होती है। पहला दिन जो टेस्टिंग होती है वो स्टेज 1 होती है, दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें आपके 5 टेस्ट होते हैं। उसमें 2 ओवाया टेस्ट होते हैं, जैसे ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, उसको क्लियर करना होता है। फिर आपका इंडिविजुअल पीपीडीटी टेस्ट होता है, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके बारे में आपने स्टोरी लिखनी होती है। जब आप लिख लोगे फिर उसका इंडिविजुअल नरेशन होता है, फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो 5 स्टेजेस में होता है। बॉयज एंड गर्ल्स जो पास होते हैं स्टेज 1 में, वो स्टेज 2 में जाएंगे, अगले 4 दिन देखेंगे, और जो नहीं होते हैं वो बेचारे नेक्स्ट टाइम आएंगे। अब ये जो 4 दिन के जो टेस्ट होते हैं उसमें 3 और टेस्ट होते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और इंटरव्यू आपको एसेस करता है साइकोलॉजिकल बेस्ड थियरीज पे। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो फर्स्ट डे होता है, उसमें भी 4 टेस्ट होते हैं। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, दैट इज द स्टोरी राइटिंग टेस्ट। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, एनी वर्ड दिया उसका सेंटेंस बनाना होता है। फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो भी सिचुएशन आप आर्म फोर्सेस में मीट करने वाले हो वो सिचुएशंस आपको दी थी, आपको रिएक्ट करना होता है। एंड देन फिर आपका आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन या सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को एसेस करो, 5 पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं। तो उसके बाद जीटीओ टेस्ट होते हैं, 9 टेस्ट होते हैं। वो 2 दिन जीटीओ आपका टेस्ट कराता है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है, फिर हाफ ग्रुप टास्क होता है, लेक्चरेट होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, एंड लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये 9 टेस्ट में 2 दिन वो आपको एसेस करता है। बट इसमें क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट आपका मन देखता है सबकॉन्शियस लेवल में, हाउ इज आर्शी। जीटीओ आपका कर्मा देखता है। ये 9 टेस्ट में आप कर्म करोगे, you will give the behavioral manifestation, he will just record and then convert them into qualities. Nobody will be there to, you will emerge as a leader in the group with your karma. आप अपने कर्म करोगे तभी लीडर इमर्ज होगे ग्रुप में, अपनी नॉलेज से, अपने कर्म से, जो भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे, जो मैंने 9 टेस्ट बताए। तो आप कर्म नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर का, जो 40 मिनट्स का होता है, वो आपके बारे में पूरा, आप बॉर्न हुए एक फैमिली में, तो जेनेटिकली मम्मी पापा से आपको जो ब्रेन मिला, और एनवायरमेंट से आपने क्या गेन किया ये 18 से 20-22 साल के जब आप इंटरव्यू देने आए, तो आपके अराउंड जो हो रहा है वो आपको पता है कि नहीं पता है। तो ये चीज इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपकी वाचा, स्पीकिंग स्किल से वो टेस्ट करता है। तो ये 3 जो टेक्निक है, तीनों साइड से देखेगा बच्चे को। जैसे आर्शी का अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आर्शी का एक साइड देख रहा है, एक फैसेट ऑफ लाइफ साइकोलॉजिस्ट, एक फैसेट ऑफ लाइफ जो कर्मा देख रहा है जीटीओ, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर देख रहा है आपकी स्पीकिंग स्किल अबाउट यू, डू यू नो अबाउट योरसेल्फ और नॉट। तो वो तीनों प्रॉन्ग टेक्निक से आपका असेसमेंट होता है, और फिर बच्चे, फिर कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट दिन में। लास्ट दिन में फर्स्ट टाइम द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, द जीटीओ और इंटरव्यू मिलते हैं आपको, और अपना केस डिस्कस करते हैं,
और जो एक लेवल से ऊपर होता है वो पास हो जाते हैं, जो उस लेवल से नीचे होता है वो नॉट रिकमेंडेड हो जाते हैं। सो वो जो एसएसबी होता है वो 5 दिन का परफॉर्मेंस है। आगे पहले क्या थे आप या बाद में क्या होगे, हर बच्चा चेंज होते रहता है। आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो आपका है, जैसे आप घूम रहे हो, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, नई चीजें सीखोगे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो इम्प्रूव होके आओगे, आपका इंसाइट हो गई होगी, आपको मालूम हो गया होगा कि आपको कैसे आपने किया है। सो ये 5 डेज की टेन्योर बहुत बहुत सक्सेसफुल है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अपना लड़ाई में इंडियन आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी भाग गया, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल टेस्ट इसी का 15 क्वालिटीज को टेस्ट करते हैं, और आपकी जो ट्रेनिंग है आपको और टफ बना देती है। और जितना जितना एक्सपीरियंस होते जाते हो उतने आप कोर्सेज करते रहते हो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो आपकी अवेयरनेस, नॉलेज उस लेवल की बढ़ती चली जाती है। अगर किसी को ये जानना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्पोरेट्स में बात करें तो वी विल स्टार्ट विद एग्जीक्यूटिव लेवल, किसी बेसिस पे प्रमोशंस हो रहे होते हैं, तो आर्मी के अंदर ये जो आपने लेवल्स शुरू में ही बताए थे, राइट, फ्रॉम ए टू जेड जो लेवल्स होते हैं, ये किस बेसिस पे अपग्रेडेशन मिलता है? हर बच्चा जो सेकंड लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट, अब लेफ्टिनेंट बनता है, वो आर्मी चीफ बन सकता है अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर और कैपेबिलिटीज एंड वर्किंग स्टाइल के ऊपर। तो डार्विन थ्योरी यहाँ भी यूज होती है। एक पिरामिड है, चीफ एक नहीं बनना है। तो जैसे मेरे कोर्स में अगर 500 बच्चे कमीशन हुए थे, तो 500 की इनबिल्ट स्ट्रगल फॉर डार्विन थ्योरी है। जो अच्छा करेगा वही आगे जाएगा। अब वो अच्छा किस में करता है? अपनी यूनिट की लाइफ में, अपने कोर्सेज पे, और फिर प्रमोशन आपको मिलते रहते हैं। और जैसे जैसे आपकी एसीआर है, आपका प्रोफाइल है काम का, उसके हिसाब से आप प्रमोशन लेते रहते हैं। और हर आदमी तो चीफ नहीं बन सकता। और जो उस फील्ड में, जैसे अगर कोई कर्नल में मिस हो गया तो दैट डजंट मीन कि वो ब्रिगेडियर नहीं बन सकता, बट वैकेंसी उतनी है ना। इंडियन आर्मी में वैकेंसीज बढ़ाई नहीं गई है। सो वो एक पार्ट है जो एक, बट सेटिस्फैक्शन होता है सब कि अपना काम किया है। तो प्रमोशन इज पार्ट ऑफ योर वर्क, सेकेंड योर कोर्सेज, योर यूनिट लाइफ एंड योर एसीआर्स। आपके 34-37 इयर्स के टेन्योर में सबसे चैलेंजिंग आपको क्या लगा कि अच्छा दिस वाज द टफेस्ट थिंग व्हाट आई फेल्ट लाइक, यू नो, कि यहाँ यू नो सिचुएशंस वर नॉट लाइक द वे यू वांटेड? सबसे टफ मेरा कुपवाड़ा का ही टेन्योर निकला था, जिसमें हाई एल्टीट्यूड में थे हम। वी वेर, टेरेन तो है ही टफ, रिसोर्सेज कम होते हैं, आपका एनवायरनमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल है, प्लस रिस्क लेवल ऑफ ऑपरेशंस, टेररिस्ट। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे जो आपको अभी भी लाइक इफ यू क्लोज योर आईज और आपको बस वही याद? इंसिडेंट जब ही होता है जब आपके ट्रुप्स को कोई चोट लग रही है या कुछ होता है। तो जहां भी ऑपरेशंस हुए उसमें हम हर समय सक्सेसफुल रहे, बिकॉज वो ऑपरेशन हम प्लान्ड ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं। पर दुख होता था सिर्फ जब गाड़ी गिर जाए पहाड़ों पे, उसमें किसी बच्चे को चोट लग जाए, जवान को चोट लग जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए, वो अनप्लान्ड है। या कोई आप फायरिंग करने जा रहे हो, या कोई बच्चा को हार्ट अटैक आ जाए, या इस टाइप की चीज जो हाई एल्टीट्यूड में होती है, उसको हमारा बचाना मेन होता है। तो जब हम लोग तोशे में वहाँ हम लोग हाई एल्टीट्यूड में हम लोग फायरिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कैम्प कर रहे थे, वहाँ हमारे जेसीयू साहब को हार्ट अटैक आ गया था। तो विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई कोर्समेट्स एंड माई कंप्लीट आर्मी का बैकअप, यू विल नॉट बिलीव इट, शरीफाबाद से हेलीकॉप्टर इन 15 मिनट्स आ गया और वो जेसीयू को लेके कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में पहुंच गया एंड हिज लाइफ वाज सेव्ड। तो जो 1 आवर का बोलते हैं ना हार्ट अटैक में, तो हमारे आर्मी में ये करके दिखा सकते हैं। सो बहुत अच्छा सेटअप है। दैट वाज दैट फाइटिंग थी कि जिसमें उसको सेव करना हमारा काम था। एंड लकीली कर्नल बिंद्रा एंड ऑल जो मेरे कोर्समेट्स थे, वहाँ फ्लाइट कमांडर्स थे, उनने तुरंत क्लियरेंस ली, तुरंत ऑपरेशन में आया और बच्चे की जान बच गई। एक और सवाल ये है मेरा कि हम जब भी ओवरऑल बात कर रहे होते हैं तो इंडियन आर्मी का नाम आता है, एंड आपने अभी बीच में कॉन्वर्सेशन में मेंशन किया कि हर जगह कोई भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एयरफोर्स और मर्चेंट नेवी का काफी ज्यादा सपोर्ट होता है। तो किस तरह से सपोर्ट कर रही होती है? मर्चेंट नेवी डिफरेंट है बेटा,
मर्चेंट नेवी सिविल का बैकग्राउंड। जहाँ तक नेवी का और आर्मी का और एयरफोर्स का बात है, बिल्कुल जो भी इनकी वॉर एक्सरसाइजेज एंड ऑल होती हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ दैट टीम। सो इंटीग्रेटेड ही रहते हैं वो लोग आपके साथ। हर ऑपरेशन में उनका भी एक रोल होता है। तो जब एयरफोर्स फ्लाई करती है तो उनके जो रेप्स होते हैं, जो उनको गाइड करते हैं टारगेट्स पे, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं ग्राउंड पे। एक तो एटीसी रहता है जो टावर से कंट्रोल करता है, एक फाइटर कंट्रोलर्स को आगे तक हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो वो हमारे साथ रहते हैं, एलसी पे रहते हैं। और आप आजकल तो टेक्निकल इतने साउंड है कि आपको सिर्फ डाटा फीड करना है एरिया को और वहां जाके आपको करेगा। गाइड करने का तो बात ही खत्म हो गई है। वी आर इनटू दैट प्रिसीजन फाइटिंग नाउ, ठीक है। वी आर टेक्निकली बहुत अहेड हो गए हैं इक्विपमेंट्स में। तो सबसे डेडलीस्ट वेपन्स में सबसे डेडलीस्ट वेपन आपको क्या लगता है इंडियन टीम आर्मी के पास क्या है? इंडियन आर्मी के पास जो रशियन AK-47 है, दैट इज द, हमारे जो इंसास थी उसकी दिक्कतें आई, अब उसको अपग्रेड कर रहे हैं धीरे धीरे। अब AK-47 तो है ही। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे नागालैंड का बताया, वहाँ पे आपने ऑपरेशन, तो ऐसी कोई ऑपरेशन जो आपको लगता है कि ये बहुत थ्रिलिंग भी था, जैसे हम इंडियन मूवीज देखते हैं, वहाँ पे हम आर्मी देखते हैं कैसे परफॉर्म कर रही होती है ऑपरेशंस को? जरूर बताऊंगा मैं आपको। नागालैंड में हम लोग त्युनसांग में एक ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें त्युनसांग एक 7 सेक्टर, हम लोग का सेक्टर हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ। तो उसके अंदर हम लोग को सडनली बताया गया कि अंडरग्राउंड का मूवमेंट है। हम लोग ने पूरा दैट कंप्लीट वैली को घेर लिया और हमें उनको पिन पॉइंट कर लिया था कि ये इस नाले के पार वो लोग का हाइड आउट था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को हम लोग ने पूरे एम्बुशेस लगाए एंड हमने अपनी प्लानिंग ऐसी कर ली थी कि कोई भी निकल नहीं सकता वहां से। बट जब हम लोग ऑपरेशन शुरू किया तो उनका फर्स्ट फायर जब आया तो इट हिट वन ऑफ माई हवलदार गुरुंग था एक नाम उसका, उसकी एंड उसके चेस्ट पे लगा, बुलेट प्रूफ से रिबाउंड होके उसके पैर में लगा एंड ही वाज इंजर्ड। दैट वाज द फर्स्ट साइट कि हम लोग को मालूम पड़ा कि अब वहां से फायर आया। बट हाइट जब माउंटेन्स में होते हैं ना, तो आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ से फायर आ रहा है। जब गूंजती आवाज तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर से, तो बहुत सारा फायरिंग का फिर शुरू हो गया। तो दैट इज द टाइम ऑफिसर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप एनालाइज करिए कि आपका कहाँ से फर्स्ट राउंड आया था। तो जब वो राउंड का जो मेरे साथ पूरी टीम थी, उनने काफी काउंटर हुए कि नहीं सर, यहाँ नहीं। हमने बोला नहीं, इसी लेन से चलेंगे, अपन को मिलेगा आगे। एंड हम लोग ने क्रॉस करके उसको दूसरे साइड से हमने जब अटैक किया, और दूसरे जेसीओ साहब की एक टीम थी, उनको वहां से बोला, तो दोनों बंदे पिन पॉइंट हम लोग मार पाए उनको। और वो ऐसे हाइड आउट में थे कि आप जो भी फायरिंग कर रहे थे उनके ऊपर से जा रहा था। तो सिर्फ लास्ट में ग्रेनेड फेंक के, और हम लोग तो चाहते थे कि उनको पकड़े। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिकॉज वो अपने लोग हैं, हम चाहते थे उनको पकड़े, वार्न दें, उनको पकड़े। पर फिर ग्रेनेड जब बर्स्ट हुआ तब उनकी डेथ हुई, और 2 कैजुअलिटी हुई। हमारी भी 2 कैजुअलिटी हुई, उनकी तो डेथ ही हुई नहीं थी दोनों की। और बाद में पता लगा कि वो एक लेफ्टिनेंट साहब थे NSCN के, और एक उनका सिपाही था। और वो भी पैरेलल आर्मी जैसे वो लोग वर्क करते हैं, उनका मोमेंट ऑर्डर, उनका आई कार्ड रहता है उनके पास। इट इज नॉट अंडरसाइंड कि नहीं है, कोई पहचान नहीं मिले। वो जो काम करते हैं तो उनके जो सिपाही, उनके अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, उनके पास भी आई कार्ड एंड ऑल होता है। इसके अलावा लीडरशिप स्किल्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने बोला इंडियन आर्मी में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उसी माइंडसेट से आते हैं कि हमें अपने देश को सर्व करना है। बट हम किसी भी जगह की बात कर लें, सिचुएशंस ऐसी होती है जब आपको लगता है कि आप मेंटली स्टेबल नहीं हो। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे भी हैं, लिए भी हैं, जब तो ऐसी सिचुएशंस में जो लीड कर रहे होते हैं वो कैसे हैंडल कर रहे होते हैं अपने जवानों को जितना आप कनेक्ट रहेंगे जवानों के साथ, जो आपकी टीम है, जैसे यूनिट्स है, मैंने आपको बताया था सेक्शन होता है, 10 लोगों का होता है, फिर प्लेटून होती है, फिर कंपनी होती है, फिर बटालियन होती है। तो एक बटालियन में 400 से लेके 600 तक होती है। असम राइफल में 800 तक के होते हैं बटालियन। तो वो टीम को, आपको एवरी ह्यूमन बीइंग को मालूम होना चाहिए कि उसकी एक खासियत क्या है, बिकॉज एवरीबडी का परसेप्शन अलग है, हर बच्चा अलग है, सोच विचार में भी अलग है। बट ऑफिसर का स्किल और मैनेजमेंट वही होता है
कि वो एक एक जवान को कैसे डील करना है। आरशी को डील करना अलग है, मिस्टर एक्स को डील करना अलग है, मिस्टर वाई को डील करना अलग है। यही मैनेजमेंट स्किल्स आपके एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आती है। दैट इज वाई जब लेफ्टिनेंट आता है यूनिट में, सबसे पहले उसका कंप्लाइजेशन होता है, वो जवानों के साथ बैरक पर रहता है, और जो जवान कोर्स करते हैं वही वो नायक का कोर्स, हवलदार का कोर्स धीरे धीरे पढ़ के फिर वो जाके अपनी 3-4 महीने में मेस में आता है। जब यूनिट के बारे में सब पता हो जाता है, उसके जवानों के बारे में पता, अपने सेक्शन के बारे में पूरा पता हो जाता है, तो धीरे धीरे ग्रूमिंग होती है। और जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाते हो तो आपको उतना ही एक्सपीरियंस दिया जाता है और उतने ही मैन पावर का आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो जब आप सीनियर होते जाते हो तो आपका ऑरा, आपका लीडरशिप स्किल्स आपकी अपने आप ट्रेंड हो जाती है। तो ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू जब एक ऑफिसर निकलता है और धीरे धीरे ग्रूमिंग उसकी यूनिट करती है और वो एक फुल फ्लेज अच्छे ऑफिसर में निकलता है। और इंडियन आर्मी का ओनली थिंग है, एयरफोर्स नेवी सबका, कि आप अगर किसी अपने जवान से एक्सपेक्ट करते हो तो आपको वो आना चाहिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। इट कैनॉट बी कि आप राजा जैसे पीछे से ऑर्डर कर रहे हो, यू हैव टू कमांड फ्रॉम द फ्रंट। तो कैसे नहीं आपका जवान करेगा, सब करते हैं। आपने बीच में एमबीए भी किया है 2014 में, if I'm not wrong. So what made you think कि चलो मुझे अपना स्पेसिफिकली एमबीए? स्टडी लीव एक कैरियर के लिए आपको वेलफेयर के हिसाब से, पोस्ट रिटायरमेंट वेलफेयर के हिसाब से, लेटर पार्ट ऑफ योर सर्विस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपको स्टडी लीव देती है 2 साल के लिए। तो वो स्टडी लीव में आप जो आगे जाके, बिकॉज आप लोग जल्दी रिटायर होते हैं, जैसे हम लोग 54 में रिटायर हो जाते हैं, तो 54 में जब रिटायर होते हैं तो यू स्टिल आर यंग, यू थिंक यू विल हैव एन आउटिंग, यू कैन डू सम वर्क। तो उस काम के लिए आपको वेलफेयर के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्टडी लीव देती है। तो वो स्टडी लीव में मैंने मार्केटिंग और मैनेजमेंट में एमबीए किया था माखनलाल यूनिवर्सिटी से 2 साल, एंड वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाइस चांसलर एंड ऑल आपको रिस्पेक्ट देते थे। मैं ग्रुप कमांडर से यहीं साइड स्टेप हुआ था, छुट्टी में थे, आप पढ़ते थे बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, वो आपको सिखाते थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, 3-4 सेमेस्टर में टॉप किया था। 5-5 हजार रुपए इंसेंटिव मिलते थे। वो इंसेंटिव मैंने अपने जो मेरे को हेल्प करते थे बच्चे, खासकर कंप्यूटर एंड ऑल पे, कई चीजें में हम लोग थोड़ा पीछे थे, बट वर्क नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से और वो बच्चे जो मेरे साथ थे वो भी 2nd, 3rd, 4th पे आए, बिकॉज हमने उनको दूसरी चीजें सिखाई। तो मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर सोसाइटी में आप किसी को हेल्प करोगे तो आपको रिटर्न में भी हेल्प मिलेगी। तो बहुत अच्छा था वो 2 साल। एंड वो मार्केटिंग मैं उसको यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ अभी, बिकॉज मैंने अपना ये एक एकेडमी खोली है जिसमें मैं गिव बैक टू सोसाइटी में बच्चों को पढ़ाता हूँ, एसएसबी की ट्रेनिंग देता हूँ। और ये 4 साल, 4.5 साल में 168 बॉयज एंड गर्ल्स में आर्म फोर्सेज में ऑफिसर्स बना चुका हूँ, जो कि अपने एरिया के ही हैं। अब तो धीरे धीरे बाहर के भी आते हैं, बट मैक्सिमम एमपी, यूपी, राजस्थान इस एरिया के आते हैं, भोपाल, मैक्सिमम होम भोपाल। और बच्चे 168 ऑलरेडी रिकमेंडेड है एंड आर्म फोर्सेज में नौकरी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट हो गए, कैप्टन हो गए। ऐसी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और सबसे बड़ा रहता है कि जब आप इन्वॉल्व हो, एट माई एज ऑल्सो माई कंप्लीट टीम, मेरे को ऐसा लगता है यंगस्टर एक फैमिली है। सो AHSSB एकेडमी के हिसाब से मैं चलाता हूँ उसको। तो वाइफ के नाम पे अर्चना दिया है, बेटे के नाम पे हरबनी दिया है। तो शुरू में मेरे दोस्तों ने बोला यार ये क्या नाम दे रहा है यार, ठीक है, कोई वॉर टाइप का नाम दे और एकेडमी शुरू कर। बट नहीं, आई रियलाइज कि नहीं, मेरी एकेडमी मेरे वाइफ और बच्चे के नाम से हिसाब से चलेगी, और चली और चल रही है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इट इज गिव बैक टू सोसाइटी। बच्चों को मैं जो फीस भी लेता हूँ, इट इज फॉर लाइफ, इट इज फॉर नॉट 1 बैच 2 बैच। Every batch they can come, they should improve that personality, because I give them insight, 50 to 70% हम उनको improve कर देते हैं। बाकी you have to emerge as a leader, you have to ultimately your knowledge, your brains, your cell में, आपका दिमाग में knowledge जब तक नहीं होगी आप बोल नहीं पाओगे। तो वो knowledge जब आएगी जब आप पढ़ोगे। और जियो पॉलिटिकल अफेयर्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे कर रहे हैं सक्सेस होते जा रहा है।
आपको क्या लगता है हम एज एन इंडिविजुअल्स को ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो इंडियन आर्मी से सीखनी चाहिए, जो हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डेली लाइफ में 3 चीज अगर सीख लें, टाइम मैनेजमेंट, अगर आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड कन्वर्ट दैट 24 आवर्स इनटू 36 एंड 48 आवर्स, आप बहुत बहुत टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। फिर यू हैव टू बी डिटरमाइंड, डायनेमिक फैक्टर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए अगर आर्मी सक्सेसफुल होना है, क्योंकि सेटबैक्स मिलेंगे, आपको फेलियर्स मिलेंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, बट आपको खड़े होकर आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है आपने। नॉट ओनली ज्वाइनिंग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अपने जीवन में भी आपको छोटे छोटे सेटबैक्स एवरी डे मिलेंगे, आपको उसको तोड़ते हुए आगे निकलते जाना है। और क्यों नहीं मिलेंगे? एवरी डे विल नॉट बी ऑलवेज अ ब्लू डे, आपको किसी दिन अप्स एंड डाउन रहते ही हैं। सो वो अप्स एंड डाउन को फेस करो, आगे बढ़ो और आप सक्सेस होगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो चाहिए ही चाहिए। कोई और वन लास्ट चीज जो आप ऑडियंस को बोलना चाहें? ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एवरी मैन कैन बी अ सक्सेसफुल मैन, अगर वो, और अ वुमन कैन बी अ सक्सेसफुल वुमन, अगर वो काम पे ध्यान दे, अपने आप को ग्रोथ करे और अपने आप को बेवकूफ ना बनाए। अपनी हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, कोई में पढ़ाई में होती है, कोई में टेक्निकल सब्जेक्ट में, कोई में विजनरी होता है, कोई में राइटिंग स्किल्स होती है। जिसमें भी आपकी स्किल है उसमें आप आगे बढ़ो और आप सक्सेस पाओगे ही पाओगे, कैसे नहीं पाओगे। तो सर, ये आपने जो बोला कि 24 घंटे को 36 आवर्स में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? कन्वर्ट 24 आवर्स को 36 आवर्स करने में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कुछ बोलना भी है किसी को, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये पहले बोल देना चाहिए, अगर मेरे पास समय नहीं मिले तो मैं ये नहीं भी बोलूं तो चलेगा, बट मेन पार्ट तो पहले ही बोलना ही चाहिए। तो ये आपका जो रैशनल लॉजिक जो दिमाग का होता है, उसको हर फेज पे आपको यूज करना पड़ेगा। आपको आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होती है? जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आप इंटेलिजेंस यूज करते हो। बेसिक इंटेलिजेंस होती है जो आप पढ़ाई से हो सकती है, बट इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपका एक्सपीरियंस जैसे होता जाएगा, आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपका बढ़ते चले जाएगा। तो आपका लॉजिक और रैशनल है पीछे किसी भी चीज के, तो आप टाइम मैनेज कर पाओगे और आप बड़े काम को छोटे टाइम में कर पाओगे। तो प्लान करो और डिवाइड करो, और आपको लगेगा यार फिर मेरे पास और टाइम है, मैं ये भी कर सकता हूँ। आपको प्लान करना पड़ेगा डे, रात को सोने से पहले दूसरा दिन आपको प्लान करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। और कुछ काम है जो नहीं कर पाओगे तो उसको 1 हफ्ते तक का लिमिट दे दो कि 1 हफ्ते में वो कर लेंगे अपन। कुछ का है कि नहीं ये 1 दिन में ही करना है, तो उसको तो आपको पहले ही प्लान करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज देनी पड़ेगी और प्रायोरिटी में काम करना पड़ेगा। तो इन दिस वे अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इज हु हैज मैनेज्ड हिज टाइम, एंड डिसिप्लिन अंदर का रहना ही चाहिए। करेक्ट टाइम पे जाओ, करेक्ट ड्रेस पहनो और मुंह में जो शब्द है वो करेक्ट बोलो, कैसे नहीं सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया, अभी पहलगाम हुआ, तो हमेशा जो हमारे एक्शंस होते हैं वो किसी अटैक के बाद ही हम क्यों रिटेलिएट करते हैं? देखो, आप 15-20 साल में आपने देखा होगा कि टेररिस्ट एक्शन बहुत कम हो गए हैं और ये सिर्फ बॉर्डर्स पे रह गए। आपका नहीं तो पहले तो अपने सेंट्रल एरिया में ही बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब एटलीस्ट वो सिचुएशन तो कम हो गई। वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनका ब्रेकअप कर दिया है आपने, उनको होल्डिंग हैंड नहीं दिए हैं कि आपके जो सिंपथाइजर्स अब सिर्फ बॉर्डर एरिया पे ही रह गए हैं सिंपथाइजर। अब इतना बड़ा कंट्री है जिसके पूरे ओपन बॉर्डर हैं, कोस्टल लाइन कंप्लीट ओपन है, फ्रॉम गोवा से लेके आप बांग्लादेश बंगाल तक आप देखिए पूरी कोस्टल लाइन अपनी खुली है। ऊपर बॉर्डर अपने पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान बीच में आता है, नेपाल है, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, ऐसे पूरा आपको कवर कर रखा है। सो कहीं ना कहीं से आपका बॉर्डर एरिया में, और अपन लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपन फर्स्ट स्ट्राइक कभी नहीं करते हैं। और आप जैसे आपको लगता है, जैसे वो लोग भी तो बोलते हैं ना आपको कि ये आपने बलूचिस्तान में आपने करा दिया या फलाना आपने करा दिया, वो लोग भी अपन को ब्लेम करते हैं, बट बिकॉज अपन लोग सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वो उसका इम्पैक्ट नहीं जाता है, तो वैसे ही वो लोग कराते हैं। सो रिटेलिएट तो करना ही पड़ेगा आपको, आप फर्स्ट स्ट्राइक करोगे ही नहीं। और हमने आपको बताया अगर आर्मी का बस चलता तो हम लोग कब के फायरिंग करते रहते, बट अपन 36वें पायदान पे हैं।
डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से डिसीजन भी होगा। जब वॉर भी होगी तो आपकी स्पेशल सेशन चलेगा, जिसकी मांग की जा रही है वो होगा 100%। अगर वॉर अगर जाएंगे स्पेशल सेशन होगा और उसके हिसाब से वॉर होगी अपनी। तो होम मिनिस्टर ने मॉक ड्रिल का बोला है 7th of May को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए, अब मैंने आपको पहले भी बताया, जो मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं वो सिटीजन सेफ्टी के हिसाब से कराई जा रही है कि अगर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान करता है या कोई भी एनिमी कंट्री आप पे करती है तो आप मैक्सिमम डैमेज से कैसे बच सको। तो हर घर में आपको सेफ रहने के लिए, जैसे आपका ये डबल स्टोरी मकान है तो सेफ रहने के लिए आपका एक बंकर टाइप का जो आपने जो बॉर्डर एरिया में तो बंकर्स बना दिए गए हैं। अब सिटीज में भी वो स्ट्राइक करेंगे तो या तो ब्लैकआउट कर दो पूरा। तो पुराने जमाने में देवर पायलट देख के बॉम्ब ड्रॉप करता था, जीपीएस सिस्टम नहीं था। अभी तो ब्लैकआउट का ज्यादा फायदा होगा नहीं, बिकॉज जीपीएस सिस्टम जो है टेक्निकली अपन सो एडवांस्ड है कि पिन पॉइंट सिटी के अंदर, जैसे भोपाल में राजभवन में मारना तो राजभवन का तो अपन को जीपीएस है ना, राजभवन में मारेगा वो, लाइट हो ऑफ या ऑन उससे क्या लेना देना। बट कैजुअलिटी कम होगी, उसको उसका फीडबैक नहीं मिल पाएगा। जब ब्लैकआउट होगा तो फीडबैक नहीं मिल पाएगा। तो मॉक ड्रिल्स करने का फायदा यह है कि रिहर्सल्स हो जाती है, आपके ट्रुप्स को अवेयरनेस हो जाती है, इंडिया अलर्ट हो जाएगी कि नाउ अपन वी आर रेडी फॉर वॉर। ठीक है, और ये बॉर्डर लाइन एरियाज पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गुरदासपुर, फिरोजपुर, ये सब बॉर्डर एरियाज है। बीकानेर जो बेल्ट है ना उस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट्स ऑफ का। भोपाल में तो नहीं कराई जा रही मॉक ड्रिल, इसका रीजन ये है कि आप अंदर हो काफी। ऐसी वॉर गेम्स आपने भी ऑर्गेनाइज किए हैं? हर डिव, हर कोर, हर कमांड में वॉर गेम्स होते हैं, और एक नहीं 3 से 4 वॉर गेम्स होती है हर लेवल पे, और यही सब प्रैक्टिस किया जाता है जो लड़ाई में कराया जाएगा। तो जितने वॉर गेम्स हैं पेपर पे सब फिक्स्ड है हम लोगों का, और प्लान कौन सा लगाना है वो कौन सा लगाएगा, हमारी इनपुट क्या है, इंटेलिजेंस इनपुट, उसके हिसाब से हम सरप्राइज देंगे। लड़ाई में जो सरप्राइज कर जाए, जो एनिमी को धोखा दे दे और आगे बढ़ जाए, वो जीत होगी। इसमें इंजरीज भी होती हैं? क्यों नहीं होती है, इंजरी नहीं होती, डेथ होती है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप वॉर्स पे जाते हैं तो यूजुअली क्या गियर्स आप प्रिपेयर करके पहले से जाते हैं? हम लोग की जो वॉर यूनिफॉर्म है कॉम्बैट ड्रेस है, और एक है पूरी जवान से लेके ऑफिसर्स तक की सबकी एक ड्रेस होती है, और उसको उसमें पैक 08, पैक छोटा पैक, बड़ा पैक, जैसे जैसे जिसका लिमिट है वो लेके जाता है अपना, और उसमें ही उसका पूरा वेट होता है, उसका ही उसका सर्वाइवल पूरी किट उसी में रहती है। तो वो 1 दिन के लिए जाए या 30 दिन के लिए जाए, पूरी किट उसी में है, और वो उसके बाहर के हिसाब से दी जाती है। और उसका जो वेपन है, हर जवान का अपना अपना वेपन ऑथराइज है, और वो वेपन वो यूज करता है, वो वेपन वो लेके जाता है। और जो बड़े वेपन्स होते हैं, हो सकता है 2 जवान ट्विन ब्रदर्स के हिसाब से यूज करके उसको लेके जाते हैं। तो कॉम्बैट ड्रेस एक ही होती है। और मैंने आपको बताया, जिस समय हमने कॉम्बैट ड्रेस पहन ली, फिर जमीन पे बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, जमीन के नीचे बैठे हैं, रेंगे क्रॉल करें, कोई भी किसी को, ऑफिसर से लेके जवान से लेके किसी को शर्म नहीं आती 1 सेकंड के अंदर, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी धरती माँ ही आपको बचाएगी किसी भी फायरिंग एंड ऑल से। अगर आप जमीन से लेटे हुए हो, 94% चांसेस है कि आपको गोली नहीं लगेगी, सिर्फ आप खड़े रहोगे तब आपको गोली लगेगी। इसलिए आपको मातृभूमि आपको बचाती है। और गड्ढा करके आप अंदर हो गए ट्रेंच में, तो किसी का बाप नहीं आपको मार सकता, जब तक आपकी किस्मत ही खराब है कि एयर बस्ट हो जाए और आप पे जाते लग जाए। So we Indians, you know, are quite inspired by Indian movies, और हम मूवीज में देखते हैं कि किसी आतंकवादी को पकड़ा, उसको लेकर आए हैं, टेबल पे चाय लगी हुई है और कॉन्वर्सेशन हो रही है कि कैसे उन्होंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, या फिर क्या और इनसाइट्स हैं, और भी कुछ प्लान है या नहीं। तो क्या इन रियल भी ऐसा ही होता है? मैंने आपको बताया कि जैसे अंडरग्राउंड होते थे नागालैंड में, आसाम में, तो वो तो अपने ही लोग होते हैं, तो जो ह्यूमन राइट्स का हम लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो जो आप लोग बता रहे थे वो 100% वैसे ही किया जाता है। इंटेलिजेंस बहुत प्यार से ली जाती है, हम लोग कोई 3rd डिग्री लेके मार पीट के इंटेलिजेंस नहीं ली जाती है। इंटोग्रेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनकी भी एक प्रैक्टिस होती है, उनकी भी ट्रेंड रहते हैं कि उनके पेट से कितना बात निकालनी। जहाँ तक टेररिस्ट का सवाल है, जो अक्रॉस द कंट्री आते हैं, वो टेररिस्ट को मालूम है कि इसका अल्टीमेट अब जाना है उसमें,
तो वो जाने के लिए वो आपको काफी इनपुट दे देता है, काफी चीजें बता देता है आपको। और वी आर वेरी फ्रेंडली टू हिम ऑल्सो। कोई मतलब नहीं है कि उसको डरा के बताना, बिकॉज उसको मालूम है वो तो पकड़ा गया है, और उसको बताने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो 100% वो बता देते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है। और इंटरोगेटिंग टेक्निक इज अ स्किल ऑल्सो। जो एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे इंटरोगेट जो करते हैं, तो वो इंटरोगेशन करने के बाद कोई ह्यूमन राइट्स का कोई सवाल ही नहीं होता। वेरी रेयर केस में आप कभी सुनोगे कि किसी को मारा है, वो पहले ही कोई चोट लग गई तो बात है, नहीं तो हम लोग मारा पीटी नहीं करते। तरीके हैं इंटरोगेट करने के, साइकोलॉजिकल तरीके हैं वो, और साइकोलॉजिकल तरीके से ही बात सब पेट से बाहर आ जाती है। इंडियन आर्मी में सोशल मीडिया क्यों बैन है? इंडियन आर्मी में सोशल मीडिया इसलिए बैन है कि बहुत सोशल मीडिया से है ना हमारे ट्रुप्स को डिस्ट्रैक्ट किया करा जा सकता है। इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हमारा होता है, उसका रीजन है उसको साइन कराने का कि कुछ बातें गलती से भी ना निकल जाए, कि अपने जो कि आपका एनिमी उसको यूज कर ले। तो वो यूज करने के लिए एनिमी यूज करेगा, सोशल मीडिया से आपको एक्स्ट्रा अट्रैक्ट कर सकता है, आपको गलत चीजों में फंसा सकता है। सो जहां, बिकॉज आर्मी इज अ फैमिली, जहां हम सिविल से कांटेक्ट शुरू कर देंगे तो वो आपके डिसिप्लिन को बिगड़ने का चांसेस ज्यादा है, आपको लर करेगा किसी चीज में। और वो जैसे फाइनेंशियल लर, जैसे आपके रील बनाओगे, रील के आपकी फेमस हो जाएगी, उसमें मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे, पर नुकसान किसका हो रहा है? रील कहाँ बनाओगे? हमारे बेसिस पे बनाओगे, हमारे आर्मी का, हमारे लीक आउट हो रहा है इंफॉर्मेशन, उसलिए सोशल मीडिया बैन किया। सीक्रेसी को रखने के लिए सोशल मीडिया का बैन। हम ऐसा भी मूवीज में देखते हैं, आई डोंट नो वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, कि यहाँ से हम जो हमारे अंडर कवर लोग हैं उनको बॉर्डर क्रॉस करके भेजते हैं, जिससे हमें इंसाइट्स मिलती है। तो ऐसा भी आपका तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपना, जो है एनआईए का हेड है, 6 साल, ही एक्स आईपीएस ऑफिसर, 6 years वो पाकिस्तान में भिखारी बनकर रहे हैं, अजीत डोभाल जी। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इंटेलिजेंस का? इतने बड़े पद पे इतना बड़ा सैक्रिफाइस, वेरी रेयर। और हमारी कंट्री में अगर एनआईए के चीफ हैं आज की तारीख में, ही डिजर्व्स इट। तो बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं लोग बाग ने। और जो एजेंट होते हैं, रॉ एजेंट्स होते हैं, जो भी एजेंट्स होते हैं, उनका कोई गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। उनको सब कुछ दिया जाता है बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेम दोनों साइड का रहता है। वो भले ही सीआईए का हो या रशिया का हो, क्या किसी का भी इंटेलिजेंस एजेंट सैक्रिफाइस है। और अपने साथ तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं जो लोग बाग करके आए बाहर। तो बड़ी पैज में हम लोग को रखा जाता है, जवानों को भी बड़ी पैज में रखा जाता है। कि जब ड्यूटी भी देते हैं तो जब अंधेरा होता है, आपका लाइट नहीं होती वहां, आप एक चीज ही को देख रहे हो, एक पेड़ को देख रहे हो, तो सडनली वो पेड़ कन्वर्ट हो जाता है एक आदमी में, भालू में, शेर में। और खासकर ये अपने जो है ना एमपी यूपी बिहार बेल्ट के, इसमें बहुत ज्यादा ये लोग बाग को दिखने लगते हैं, हेलोजेनेशन होने लगते हैं। जब हेलोजेनेशन होने लगते हैं तो उसको लगता है कि मेरे को पटक दिया उल्टा साहब, और फिर उसने मेरे को इतना मारा। तो ये अंदर का कभी कभी साइकोलॉजिकल डर होता है। हवा चलती है, ये पाइन ट्रीज और देवदार के जो पेड़ होते हैं वो हिलते हैं, या कोई जानवर ही निकल जाए तो आपको लगता है कि कोई टेररिस्ट दिख रहा, तो फायरिंग शुरू कर दी। तो मालूम पड़ा वहां कुछ नहीं था, और वहां सुबह मिले तो गोलियां चली हुई हैं, बस कुछ नहीं मिला। तो ऐसे हेलोजिनेशन हमारे जवानों को ओवर द टाइम, दैट इज वाई रोटेशन करते हैं हम। हर ऐसी पोस्टों पे जो आइसोलेटेड पोस्टेड है, एक एक महीने में हम उनको रोटेट करते हैं। जो हाइल्टीट्यूड सियाचिन एंड ऑल में है, 3 महीने में रोटेट कर देते हैं। बिकॉज एक जगह आइसोलेटेड रहना, 2 लोगों की चेहरा देखने में आपको ये साइकोलॉजिकल वीकनेस शुरू हो जाती है, और वहां ये भूत भूत दिखने लगते हैं। एक्चुअल होते कोई नहीं है, बट आपको ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, कि आपको ये लाइव दिखने लगते हैं, और रात को फिर अकेले रहने का, आइसोलेशन का ये डर है। पर उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, एसओपीज है, वी रोटेट आवर बॉयज इंक्लूडिंग ऑफिसर्स।
So that was all about this podcast. I hope आपको बहुत सारी चीज़ें जानने, समझने और सीखने को मिली हो इंडियन आर्मी से, और साथ ही साथ ये समझने को मिला हो कि इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। ये हर दिन अपनी लाइफ से जूझ रहे होते हैं हमको सेव करने के लिए। सो ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो दिस वाज मी आर्शी खान साइनिंग ऑफ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ।